गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिनांक 20 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा नवम। आज हमारा जो है वो संस्कृत व्याकरण की नई इकाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपने अब तक जो है वो अपने अध्याय में जो है वो 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो है वो एक संस्कृत व्याकरण का एक नया भाग शुरू कर रहे हैं, संधि प्रकरण। संधि क्या है, ये चीज जो है बड़ा ही विस्तृत विषय है यह कि संधि क्या है। देखा जाए तो संधि वर्ण संधान संधि, अर्थात कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही आपका संधि कहलाता है। तो संधि प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द बना कैसे है। तो हम सबसे पहले संधि प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर संधि शब्द की व्युत्पत्ति। तो देखिए, संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक रुधांश धातु एवं उपसर्गी ध्यों की सूत्र द्वारा संधि शब्द निष्पन्न होता है। निष्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग से रुधांश धातु का धास शेष रहता है, और उस प्रकार से जब उपसर्गी ध्यों की सूत्र लगता है तो इस प्रकार से जो है वो आपका संधि शब्द निष्पन्न होता है। जैसे सम उपसर्ग रुधांश का धा, इस तरह से जो है वो संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले संधि शब्द की परिभाषा। संधि शब्दस्य परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा में सबसे पहले संस्कृत की एक परिभाषा चलती है, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, ये संधि कहती है अर्थात दो वर्णों के परस्पर संधान या मेल को संधि कहते हैं। संधि शब्द की परिभाषा वर्ण संधान संधि, अर्थात दो वर्णों के परस्पर संधान या मेल को संधि कहते हैं। ये आपकी जो है संस्कृत में संधि की परिभाषा है। फिर आगे पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि कहते हैं
विशेष महत्व है। संस्कृत के वैयाकरण थे, प्रथम वैयाकरण थे, इन्होंने ही अष्टाध्यायी की रचना की और अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में संस्कृत के समस्त व्याकरण का ज्ञान हमें अर्जित हो जाता है। तो पाणिनि कहते हैं पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। संहिता का अर्थ है संधि। तो इस प्रकार से जो है आपने सबसे पहले देखा कि संधि शब्द से व्युत्पत्ति अर्थात कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द कैसे बना। तो आपने देखा कि सम उपसर्ग पूर्वक दुधार्थ धातु एवं उपसर्गीय ध्योग की सूत्र के द्वारा संधि शब्द निष्पन्न होता है। फिर संधि शब्द की परिभाषा संस्कृत भाषा में कहा गया है वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों की परस्पर संधान या मेल को संधि कहते हैं। महान वैयाकरण पाणिनीय परिभाषा के अनुसार परासन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को संधि कहते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो संधि की विभिन्न परिभाषाओं का ज्ञान किया। अब हम आगे देखते हैं हिंदी भाषा में संधि की परिभाषा बताई गई है। दो वर्णों के परस्पर दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहती है हिंदी में दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप जानते हैं कि संधि सदैव जो है वो दो वर्णों में होती है। जैसे एक शब्द है हिम धन आलय, संधि में हमेशा दो पद होते हैं। यह आपका प्रथम पद कहलाता है, यह आपका द्वितीय पद कहलाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण अर्थात हिम हलंत और यहाँ आलय। संधि कहती है कि दो पदों के वर्णों अर्थात कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जब अत्यंत निकटता होती है
तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है वहां पर। इस प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ था, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ था, दोनों मिलकर आम का आगम करते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ण रहते हैं हिम आ लय। व्याकरण में एक सबसे बड़ा नियम है कि जब स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वह स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ही म के साथ आ मिल गया और यहाँ बन गया हिमालय। इस तरह से जो है वो आपके संधि और संधि विच्छेद होता है। तो अब हम आगे जो है वो देख लेते हैं एक संयोग, बहुत ही छोटी सी जो एक बात है। कई बार ऐसा होता है कि वर्णों की अत्यंत निकटता तो होती है किंतु किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संयोग, वर्णों के परस्पर मिलने से यदि विकार उत्पन्न न हो तो वह संयोग कहलाता है। अर्थात कि दो वर्ण परस्पर मिल रहे हैं लेकिन वहां पर कोई विकार नहीं हो रहा, वर्ण ज्यों के त्यों वापस लिखे जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम उसे संयोग कहते हैं। वहां पर जो है वो आपके संधि नहीं होती। जैसे महत् धन त्वम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, तो यहाँ पर शब्द बनता है महत्वम। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ण जो है ज्यों की त्यों लिखे जाते हैं, तो वह आपके जो है वो संयोग कहलाता है। तो इस तरह से आपने अभी जो है अब तक सबसे पहले पढ़ा संधि शब्द की व्युत्पत्ति, जिसमें आपने पढ़ा सम उपसर्ग पूर्वक भूतांश धातु से और ध्यों की सूत्र के द्वारा संधि शब्द निष्पन्न होता है। फिर आपने पढ़ा कि वर्ण संधानम संधीय अर्थात दो वर्णों के संधान या मेल को संधि कहा जाता है। फिर आपने संस्कृत के महान वैयाकरण पाणिनीय परिभाषा के अनुसार पढ़ा कि पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा। फिर हमने हिंदी भाषा में पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संयोग में बताया गया है कि वर्ण आपस परस्पर मिलते जरूर है लेकिन किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वह संयोग कहलाता है। जैसे महत् धनत्वम महत्वम बन गया, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो अब हम जो है वो पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद में नंबर 1 अच या जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वर संधि। उसी प्रकार से नंबर 2 हल जिसे व्यंजन संधि कहा जाता है। उसी प्रकार से नंबर 3 है
विसर्ग संधि। तो आप जानते हैं कि शुरू से ही पढ़ते आए हैं छोटी क्लास से कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी को संस्कृत में कहा जाता है अच संधि अर्थात की स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अच संधि प्रकरण। अच संधि कहती है अच संधि का अर्थ होता है स्वर संधि अर्थात जब दो स्वरों की अत्यंत निकटता के कारण होने वाले परिवर्तन को अच संधि कहते हैं। अच संधि का अर्थ है दो स्वरों की अत्यंत निकटता के कारण होने वाले परिवर्तन को अच संधि कहते हैं। जैसे राम धन अवतार, राम धन अवतार। आप यहां देख रहे हैं 2 पद है, ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर आप जानते हैं कि अ है, क्योंकि राम का अंतिम वर्ण अ है। यहाँ पर अवतार है, अवतार। तो हमारे अच संधि की परिभाषा कहती है कि दो स्वरों की अत्यंत निकटता, दो स्वरों की अत्यंत निकटता के कारण होने वाले परिवर्तन को अच संधि कहते हैं। यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है अ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी यहाँ पर अ है। दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर और दीर्घ का निर्माण करेंगे और आ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारे पास वर्ण बचे हैं रामधन अवतार। नियम के अनुसार आ म में चला जाएगा, क्योंकि स्वर से पूर्व अलग व्यंजन में हमेशा स्वर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके बना रामावतार। रामावतार। तो इस तरह से जो है आपके यहाँ पर ये अच संधि जो है वो इस तरह से जो है इसकी संधि होता है और संधि विच्छेद होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं अच संधि के भेद। अच संधि के भेद। अच संधि के वैसे तो कई भेद हैं, किंतु मुख्य रूप से आप दीर्घ गुण यण वृद्धि इत्यादि पढ़ते आए हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लासों में आप आ जाते हैं आप तो आप देखते हैं कि कई सारे जो है वो कुछ नए विषय भी या नई इकाइयां भी छोटी जो है वो जुड़ती जाती है। यहाँ पर अच संधि का 8 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि,
यण संधि वृद्धि संधि अयादि संधि पूर्व रूप संधि पररूप संधि एवं प्रकृति भाव संधि। इस तरह से आप जो है वह संधि के भेद देख रहे हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, फिर आता है आपकी नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्ण रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि, नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। तो अब तक आप जो है छोटी कक्षाओं में दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि ये आप पढ़ते आए हैं मुख्य रूप से। ये जो 3 नए हैं वो आपकी कक्षा 9 में आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो कुल मिला के आपकी संधि के असंधि के भेद हैं आपके 8, जिनमें से आज हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अतः सवर्णी दीर्घ, दीर्घ संधि कहती है अतः सवर्णी दीर्घ, अर्थात कि एक समान वर्ण होने पर वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब देखिए इसके जो है वो 4 नियम है। नियम कह सकते हैं आप, सूत्र कह सकते हैं। तो नियम नंबर 1 कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, और यदि द्वितीय पद का वर्ण प्रथम वर्ण अ या आ होता है तो वहां पर आ हो जाता है। नियम नंबर 2 कहता है ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण लघु या दीर्घ ई हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लघु या दीर्घ ई हो, तो उनके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। उसी तरह से नंबर 3 नियम कहता है लघु ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ होता है तो वहां पर दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। उसी तरह से नियम नंबर 4 कहता है
री या री के पश्चात लघु री या दीर्घ री आए तो वहां पर भी दीर्घ री आदेश होती है। तो इस दीर्घ संधि की 4 नियम है। इन चारों नियमों के विषय में अब हम थोड़ा सा जो है वो विस्तृत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो ये 4 नियम है दीर्घ संधि के, जिसमें कि पहला नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ या आ होने पर वहां आ आदेश हो जाता है। जैसे प्रधन आचार्य। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। नियमानुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो तो हमारे पास में यहाँ प्र से हमने अ को पृथक कर दिया तो अ हो गया, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारे पास में आ है। तो नियम के अनुसार अ या आ के पश्चात यदि अ या आ हो तो वहां पर आ आदेश हो जाता है। तो वहां पर आपके जो है वो आ गया। अब हमारे पास वर्ण बचे हैं प्र, हलन, आ, चार्य। नियम के अनुसार आ प्र में मिल जाएगा क्योंकि हलन थे तो बन गया प्रा और ये चार्य। तो आपके शब्द निष्पन्न हुआ प्राचार्य। परीक्षा के अनुसार यदि हम बात करें तो परीक्षा में हमेशा संधि विच्छेद दिया होता है, तो संधि युक्त पद बनाना है। संधि युक्त पद हो तो आपको संधि विच्छेद करना है और आगे जो है वो संधि का नाम भी लिखना है। ये 3 स्टेप जो है, चरण है, वो केवल आपको समझाने के अनुसार जो है यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो केवल आपको प्रथम और अंतिम जो है उसी पर जो है आपको कंसंट्रेट करना है। अब देखिए कुछ नियम देखते हैं हम इसके। जैसे देवधन, अर्चना, देवधन, अर्चना, परम धन, अर्थ, न धन, अस्ति, गौरधन, अंग, दैत्यधन, अरि, विद्याधन, अर्थी, देवधन, आलय, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि देवधन आलय शब्द बना देवालय, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, देवधन अर्चना, देवार्चना, परम धन अर्थ, परमार्थ, न धनस्ति, नास्ति, गौरधन अंग, गौरांग, दैत्यधन अरि, दैत्यारी। इस तरह से जो है वो आपके यहाँ पर ये दीर्घ संधि का प्रथम सूत्र अ या आ के बाद यदि अ या आए तो वहां पर आ आदेश हो जाता है। तो ये आपके जो है वो निष्पन्न होता है। तो इस तरह से जो है आपको ये कार्य करना है। आज की दिनांक मेंशन करके
डेट मेंशन करके संधि प्रकरण शुरू करना है आपको। संधि प्रकरण में मैंने जितनी परिभाषाएं लिखवाई, बोर्ड पर मैंने श्वेत पट पर मैंने जितना कार्य करवाया, वह समस्त कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। सबसे पहले संधि प्रकरण इकाई का नाम लिखकर फिर आप संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द की विभिन्न परिभाषाएं, संयोग, उसके पश्चात संधि के भेद जिसमें आपने जो है वो असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि पढ़ा। उसके पश्चात असंधि के 8 भेद जिसमें आपने डायग्राम से इसको जो है वो आपने देखा था, वो डायग्राम भी वैसा ही बनाना है। और इस तरह से जो है असंधि के भेदों को लिखते हुए और दीर्घ संधि का कार्य जो है वो यहाँ तक आपको कार्य जो है वो पूर्ण करना है। तो ये आपका जो है आज का होम असाइनमेंट है। संधि का कार्य पूर्ण करें। जितना आज की कक्षा में आपका संधि का कार्य हुआ है वह सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।